अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी नरमी पैदा कर दे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और उन्होंने कह दिया है कि या तो फैसले ईवान में होंगे या फिर मैदान में होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान से क्या वादे वईद किए थे जो वफा या ईफा नहीं हो सके, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मैदान में आने का फैसला किया है। ये तमाम तर तफसील आज के इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जराए से खबर चलाई गई कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MWM के साथ इत्तेहाद कर भी लेती है तो उन्हें फायदा कोई नहीं होगा, रिजर्व सीट्स नहीं होंगी। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक शिया सुन्नी फसाद को तकवीत दी जा रही है। ये शिया सुन्नी फसाद जो है एक बार फिर इसको हवा दी जा रही है, रिलीजियस कार्ड खेला जा रहा है। जबकि आज हमारी जब आईनी माहिरीन से बात हुई है या इलेक्शन एक्सपर्ट से बात हुई है तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कर सकती है और उसके लिए एक लॉजिकल रीजन मौजूद है। वो क्या रीजनिंग है और माजी करीब के अंदर उसकी क्या एग्जाम्पल मिलती है वो भी आज के इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बायकॉट करीम ऐप को बायकॉट करने की का जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्लोट कर रही है। अब करीम वालों ने ऐसा क्या किया है कि नून लीग की दुम पे पांव आया हुआ है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर ओन चौधरी अब MNA नहीं रहे। ओन चौधरी MNA क्यों नहीं रहे? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के हर इजलास के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो बंदे पूरे करते हैं। और फिर आज जब मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजाया है तो आज ही शेर अफजल मरवत का वो बयान भी खासा वायरल हो गया है कि 9 मई अगर हमें फिर दोबारा भी करना पड़ा तो करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये सारे मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट समात थी 3 MNAs के हवाले से, NA 46, 47, 48 की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। आमिर फारूक साहब ने यह फैसला महफूज कर लिया है और कहते हैं कि फैसला कल सुनाया जाएगा। वो एक डंग टपाऊ पॉलिसी है, ये हुदूद का तनाजा है। वो फिर ट्राइब्यूनल्स में भेजेंगे, ट्राइब्यूनल फिर उससे वापस आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खार करने का एक अच्छा खासा प्लान बनाया हुआ है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब से कुछ ही देर पहले मेरी कुंवर दिलशाद साहब से बात हुई और कुंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है, अगर उसकी सब सेक्शन 2, 3 और 4 को मिला के पढ़ा जाए तो उसमें गुंजाइश मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी पार्टी में जम होती है तो उसको रिजर्व सीट्स दे दी जाए। और वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी नहीं थी, लोग जीत कर आ गए थे, बाप पार्टी बाद में बनी थी और उन्होंने फिर ये इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं और उनको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 खवातीन की नशिस्तें दी गई थी। तो इसका मतलब यह है कि गुंजाइश तो मौजूद है अगर इलेक्शन कमीशन गुंजाइश पैदा करना चाहे तो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि मुल्क से भी प्रेशर आ रहा है, यानी मुल्क के अंदर जो जमातें मौजूद हैं वो भी दबाव डाल रही है और मुल्क से बाहर यानी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट भी आज इस हवाले से फ्लोट हुआ और वो भी ये कहते हैं कि इंतखाबी नताइज के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सलमान अकरम राजा साहब जिन लाहौर हाई कोर्ट का रुजू किया, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में गए क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इलेक्शन कमीशन में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ओन चौधरी के हल्के यानी NA 128 का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रीदिंग स्पेस भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सलमान अकरम राजा के लिए जो अपनी जंग कानूनी महाज पर लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है और बिलअमूम तहरीक इंसाफ के लिए भी है कि NA 128 ओन चौधरी का जो नोटिफिकेशन है मुअत्तल हो गया है। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करीम को बायकॉट करने का इसलिए कह रही है कि करीम ऐप की तरफ से एक ट्वीट की गई और ट्वीट करने के बाद डिलीट कर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोग्राम बढ़ गया और क्वेश्चन मार्क और फिर आगे हार्ट बनाया हुआ है। यानी मुस्लिम लीग नून की दुखती रग पे या दुम पे पांव रखा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो बिल्कुल साइडलाइन हो गए हैं और उसके बाद पूरी नून लीग धाड़े मार मार कर रो रही है, तो वो नून लीग का जैसे मजाक हंसी या ठट्ठा उड़ा रहे हैं। इस पर नून लीग खासी सीख पाए और वो करीम ऐप को अब धड़ाधड़ जो है वो कह रहे हैं कि इसको डिलीट करें या अनसब्सक्राइब या अनफॉलो करें। ये बिलउमूम जो खबरें आज दिन भर की और जो डेवलपिंग स्टोरीज डेवलप हुई है मैंने आपके सामने रखी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है
और जाहिर है मौलाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़ी बेबाक होती है, बबांगे दोहल होती है, डंके की चोट पे होती है, धड़ल्ले वाला स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान देते हैं और वो कहते हैं कि अब फैसले या तो ईवान में होंगे या फिर मैदान में होंगे। और मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, इंतखाबी नताइज को मुस्तरद भी कर दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ऑपोजिशन बेंचेस पे आने की दावत भी दे दी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो ये था कि इन इंतखाबी नताइज को अगर मान लिया है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। ये बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने लोग जीत के आ गए हैं तो इसका मतलब अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दे दिया है। अवाम के दिए गए मैंडेट को तस्लीम किया जाए, फिर 9 मई का बयानिया मत बनाएं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। आपका वो 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। और फिर शेर अफजल मरवत के बयान को इसके साथ मिलाकर देखा जाए कि 9 मई दोबारा भी करना पड़ा तो करेंगे, तो यकीनन ये बड़ा मानीखेज है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज से चंद रोज पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम जनरल बाजवा और जनरल फैज वाली इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दे सकते हैं तो इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी तबले जंग बजा सकते हैं। अब बात सीधी सी है कि मौलाना बड़े मचूर सियासतदान है, यकीनन वो अपने आप को बंद गली में तो नहीं लेके जाएंगे, वो कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई रास्ता डायलॉग का खुला रखेंगे। आज उन्होंने बार बार अपनी मरकजी मजलिस आमला की जो तहरीर है वो लिखी हुई पढ़ी और फिर रेफर किया कि मैं कुछ नहीं कह रहा बल्कि मेरी मरकजी मजलिस आमला के फैसले हैं। कल रात तक शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी मौलाना को फोन करते रहे कि आ जाएं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने जिसमें तमाम तरह इत्तेहादी मौजूद है, लेकिन मौलाना ने इनकार किया कि हम मरकजी मजलिस आमला से बात करेंगे, वो जो फैसले करेंगे वो हम सुना देंगे। तो आज जो फैसले सुनाए गए हैं वो तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और उसमें ये भी कह रहे हैं कि हम इसमें ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के तहरीक इंसाफ के साथ इस तहरीक का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब हमारे जरा ये बताते हैं और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये वो कह रहे हैं कि जब वो अफगानिस्तान गए तालिबान से बात करने के लिए, मुल्ला हैबतुल्लाह खूनजादा से उनकी मुलाकात हुई तो शायद इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का नजला भी मौलाना के ऊपर गिरा है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल और लोकल एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर हमें निकाला है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिशें भी बाराबर नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट ने भी कुछ वादे वईद किए हुए थे। इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान से बहुत सारे वादे किए हुए थे और मौलाना हर बार की तरह ट्रेन मिस कर बैठे हैं। हर बार उनके साथ हाथ हो जाता है और अब भी हाथ हुआ है। अब मौलाना साहब ये जरूर चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर उनको वजारत आला दी जाती, कम अज कम बलूचिस्तान की गवर्नरशिप दी जाती। केपी के अंदर भी वो कुछ ना कुछ मांगते हैं। मैं सिर्फ आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं कि वो क्रूशल मोमेंट जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट होनी थी तो तमाम इत्तेहादी इकट्ठे थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बिगड़ गए थे, ऐन मौके पे आकर बिगड़ गए थे। हालात इस नहज पर थे कि मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। मौलाना फजलुर रहमान फिर जब माने थे तो इस तरह से माने थे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अपने सोर्स से खबर दे रहा हूं और मैं पहले भी शायद किसी जगह पे जिक्र कर चुका हूं कि मौलाना फजलुर रहमान इस शर्त पे माने थे कि जब उनके एक रिश्तेदार को गवर्नर केपी के लगा दिया गया था, गुलाम अली साहब को गवर्नर केपी के लगाया गया था। और अब भी मेरी दानिश में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को गवर्नर बलूचिस्तान का ओहदा दे दिया जाता है, यानी उनका कोई गवर्नर लग जाता है या कोई डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट लग जाता है, तो मौलाना फजलुर रहमान उसमें कोई बादस या बईदस कयास नहीं है कि ऑपोजिशन से उठ के वो ट्रेरी बेंचेस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भाव डालना जानते हैं और वो भाव डाल रहे हैं। अब कितनी देर में उनकी ये बात सुनी जाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले दिन इस लिहाज से क्रूशल है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे भी एहतजाज कर रही होगी, जुमे को जमात इस्लामी भी एहतजाज करेगी, एमल वली खान की पार्टी भी एहतजाज कर रही है, जीडीए भी एहतजाज कर रही है, बीएनपी भी एहतजाज कर रही है। और अगर ये एहतजाज तूल पकड़ा तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, साथ तो समझदार पाकिस्तानी है, तो फिर 77 वाला जो हाल है वो भी हो सकता है जिसमें पीएनए बनी थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, और अगर कोई ऐसी मूवमेंट हुई तो फिर आप ये देख लीजिएगा कि ये हुकूमत चलने की, ये कंपनी चलने की नहीं है। वो कहते हैं कि अंधेरी रात आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे, मेरी मानो चलो मझधार में मौजों से टकराएं, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। लेट नाइट ब्लॉग के अंदर मजीद स्टोरीज के साथ और डेवलप्ड स्टोरीज के साथ हाजिर होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।